तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका एक नया सेशन, नया टॉपिक आपका पॉलिटी में रहेगा, सरकार की प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखेंगे हम कि क्या संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। इसको अगर एक बार समझ जाएंगे तो इससे क्वेश्चन गलत होने से रहा, ठीक है। किसी भी केस में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि पॉलिटी में मैं पहले ऐसे टॉपिक पढ़ूंगा जिसको समझाने की जरूरत है। अब लाइक जैसे नागरिकता वाला चैप्टर है, ठीक है, सिटीजन, वो मैंने कराया हुआ है। आप लोग एक काम करना, उन चैप्टर को मैं कराऊंगा नहीं दोबारा, ठीक है। अब नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ा के क्या करूं, उसको पहले पढ़ाया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, जो पॉलिटी की पुराना वाला फोल्डर है यानी भारतीय राज्य में, चलो आज मैं उसको ऐड कर दूंगा, नए वाले फोल्डर में ऐड कर दूंगा। इंडियन पॉलिटी डीप स्टडी वाले में जो क्लासेस चलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, उसी में ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर वहां ऐड नहीं किया होगा या नहीं मिल पाता आपको, तो आप एक काम करना, आप प्लेलिस्ट में जाके एंड में एक टॉपिक होगा कहीं, मतलब फोल्डर होगा राज्य व्यवस्था पॉलिटी, उसके अंदर नागरिकता वाला चैप्टर होगा, ठीक है। उसको आपको एंड करना है, आज खत्म कर लेना उसको, ठीक है। तो आपके दो टॉपिक आज तैयार हो जाएंगे, एक तो सरकार की प्रणाली और दूसरा नागरिकता वाला। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हैं इस मैटर को लेकर, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे, आपका एग्जाम ही क्रैक होगा, ठीक है। देखो बच्चों, विभिन्न देशों में, यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिख देना इसको, ठीक है। विभिन्न देशों में वैश्विक स्तर पर सरकार की अलग अलग प्रणालियां जो है प्रचलित हैं। कहीं कहीं आपकी सरकार की जो प्रणाली है वो कौन सी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था बहुत से देशों में चल रही है, यानी संसदीय, ठीक है, संसदीय व्यवस्था। और कई देशों में जो है राष्ट्रपति व्यवस्था चलती है, यानी राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति, ठीक है। ये दो सिस्टम चलते हैं बेसिकली सरकार के, एक तो संसदीय व्यवस्था चलती है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, दूसरा प्रेसिडेंशियल यानी राष्ट्रपति सिस्टम चलता है, ठीक है। और ये हम किस आधार पे संसदीय और राष्ट्रपति में व्याख्या करते हैं। सरकार जो है बच्चों, होता क्या है, देखो दो बॉडी आपने नाम सुना होगा, मैं पहले समझा रहा हूं, ठीक है। एक का नाम सुना होगा आपने विधायिका, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। अब विधायिका कौन होता है, जिन भारत के परिप्रेक्ष्य में समझो, जिनको आप चुन के भेजते हो, यानी संसद के सदस्य, चाहे स्टेट में हो या सेंटर में हो, ठीक है, संसद सदस्य, इन सब से मिलके यानी पार्लियामेंट के मेंबर से मिलके यानी वो विधायिका बनती है, ठीक है। इस विधायिका में इस संसद सदस्य क्योंकि बनते हैं, ठीक है। अब इसमें आप जितने एमपी चुन के भेजोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो सब संसद सदस्य होंगे, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, ठीक है। ये सारे मेंबर क्या होंगे, आपके संसद के सदस्य होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी विधायिका के सदस्यों में कई लोग अलग अलग पार्टी से होंगे, यानी विभिन्न पार्टी होंगी, और एक ऐसी पार्टी जिसको बहुमत है, मेजॉरिटी है, यानी जिसने लोअर हाउस लोकसभा में जिसको मेजॉरिटी मिली, लोकसभा में जिसको क्या मिली, बहुमत मिला चुनाव में। बहुमत मतलब एक आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, जिसको उन्होंने क्रॉस किया और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, सरकार के गठन के लिए दावा कर सकते हैं। अर्थात जितनी लोकसभा की सीट होंगी उससे आधे से अधिक सदस्य जिसके होंगे उस पार्टी को बहुमत मिलेगा। जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसको, उसके मुखिया को राष्ट्रपति क्या करेगा, सरकार चलाने के लिए बुलाएगा, और वही जो सरकार चलाएगा उसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। यानी अपने आप में इस पार्लियामेंट के सदस्यों में से जिस पार्टी को बहुमत है उनके द्वारा क्या किया जाता है, सरकार चलाया जाता है, और वही जो सरकार चलती है उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सरकार के विभिन्न अंग क्या है, अपने आप में कार्यपालिका है, ठीक है। तो ये संसदीय, और ये तो मैं पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। संसदीय और राष्ट्रपति जो सिस्टम है ये हम किस आधार पर डिवाइड करते हैं, यानी कौन सा आधार ऐसा होगा कि किसी व्यवस्था को हम संसदीय कहें, किसी व्यवस्था को हम राष्ट्रपति कहें, तो इसका आधार क्या है। आधार लिखो, कार्यपालिका व विधायिका के मध्य संबंध, या विधायिका व कार्यपालिका के मध्य क्या संबंध है, कार्यपालिका के मध्य संबंध। इसके आधार पर हमने क्या कर दिया, सिस्टम को, यानी वैश्विक स्तर पे जो देश चल रहे हैं, राज्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, या तो पार्लियामेंट्री होगी या क्या होगी, प्रेसिडेंशियल होगा। और आधार क्या है, विधायिका व कार्यपालिका। अभी विधायिका क्या था, जो मैंने दिखाया, सारे मेंबर जो आते हैं सदन के, और उसमें से जिस पार्टी को सत्ता में बहुमत मिलता है वो सरकार चलाती, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव। अब सरकार और संसद के बीच, यानी एक पार्लियामेंट है, एक सरकार है, यानी अपने आप में संसद इसको मान के चलो, जहां एमपीज आपके बैठते हैं, और यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव मान के चलो, कार्यपालिका, इनके मध्य क्या संबंध है, कैसे इनके बीच रिलेशन हो रहे हैं, इसी आधार पे कोई सिस्टम या तो संसदीय हो सकता है या अपने आप में राष्ट्रपति शासन हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत ने क्या किया है बच्चों,
इंडिया में भारत ने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया हुआ है, यानी भारत में अगर आप देखोगे संसदीय व्यवस्था है। अब आप जब भारत के संविधान का मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा आर्टिकल 74 एंड 75 और 164 और 165, तो आपको केंद्र स्तर पे भी और राज्य स्तरों पे भी 163 और 164 संसदीय व्यवस्था दिखेगी, ठीक है। यानी भारत में जो केंद्र सरकार है, केंद्र के लेवल पे आर्टिकल लिखो, ये जो अनुच्छेद है 74 और 75, ये केंद्र स्तर पे क्या करता है, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, जबकि राज्य स्तर पे जो देखोगे आप, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं, वहां पर आर्टिकल 163 और 164, मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो हम ये क्या करती है, संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करती है। और इनका सिर्फ और सिर्फ आधार क्या है बच्चों, ये आधार क्या होगा कि विधायिका मतलब जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, इसके मध्य क्या रिलेशन है, इसके आधार पर कोई व्यवस्था क्या होती है, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था में अपने आप में कैटेगराइज की जाती है। अब आपको कुछ की फीचर पता होने चाहिए, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति व्यवस्था में क्या होता है। जैसे इसी के नीचे लिखो आप लोग, इसमें क्या होता है बच्चों, कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्य हेतु विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी जो आपकी सरकार बन रही है, अर्थात लिखो कार्यपालिका अपनी नीतियों, उसकी जो पॉलिसी है, ठीक है, जो भी पॉलिसी बनाती है, कुछ भी उसने नीति बनाई, वह कार्यों हेतु विधायिका, जो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर बताया ना मैंने, लेजिस्लेटिव विधायिका संसद पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, उत्तरदायी होगी, ठीक है। अब आपने सरकार में आए, आप अपनी मनमर्जी का कुछ नहीं कर सकते, आप जो भी करोगे आपको यहां पे जवाब देना होगा। और विधायिका कैसे इस पे कंट्रोल करती है, आपको सुना होगा, जब सेशन चलता है, प्रश्नकाल होता है, चर्चा होती है, इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इस प्रकार के। तो ये सब के सब जो चीजें होती है, जब कार्यपालिका जिसकी सत्ता में है, जो सरकार चला रहा है, वो जो भी काम करेगा, जो पॉलिसी बनाएगा, जो कार्य करेगा, उसको किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, विधायिका। जवाब देना पड़ेगा उसको, जो विधायिका, जब सदन सेशन चलता है उसको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाए, गलत नीतियां अपनाई, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ बोलेगा, ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं हम, इसने विश्वास नहीं जीता है, इसके सदस्य इसके साथ नहीं है, गलत तरीके से नीतियां कर रहे हैं, सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार न गिरे, इसके लिए भी संसदीय व्यवस्था में क्या किया जाता है, कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा देखो, उसमें क्या होगा, कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, लिखो कार्यपालिका अपनी नीतियों व कार्यों हेतु विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं। जैसे अमेरिका, ठीक है, वहां पर क्या होगा बच्चों, जो कार्यपालिका है उत्तरदायी नहीं, जो कार्यपालिका यानी जो शासन चला रहा है, उसको वहां के संसद से कोई मतलब नहीं, ठीक है, वहां कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उससे कंप्लीटली हटके होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ठीक, मतलब इस व्यवस्था में, ठीक है। अब ये जो व्यवस्था होती है बच्चों, ये कहाँ पाई जाती है, कई देशों में इस व्यवस्था को कैबिनेट सरकार भी बोला गया है, ठीक है, इस व्यवस्था को क्या बोला गया, कैबिनेट सरकार भी बोला गया है, ठीक है। यानी क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट गठन होती है, वो मेन पावरफुल होती है, और इसको आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा, कैबिनेट सरकार, इसके ब्रैकेट में लिखो आइवर जेनिंग्स द्वारा। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि संसदीय व्यवस्था को किस व्यक्ति के द्वारा, जेनिंग्स, ठीक है, कैबिनेट सरकार कहा गया, तो आइवर जेनिंग्स। तो इस व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को, क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है संसद के प्रति, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरदायी सरकार। या इसके अलावा बोला जाता है इसको सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप, ठीक है, सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप, यानी वेस्ट मिनिस्टर मतलब वेस्टर्न कंट्री में चला है, ठीक है, ब्रिटेन में सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप, ठीक है, यानी वेस्टमिनिस्टर मैंने वेस्टर्न कंट्री, यानी स्पेशली ब्रिटेन से ये संसदीय व्यवस्था आई है, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। और ये जो व्यवस्था पाई जाती है बेसिकली ब्रिटेन में, जापान में, भारत में भी कौन सी व्यवस्था है बच्चों, पार्लियामेंट्री सिस्टम, आप देखते होंगे भारत में भी, इसके अलावा कनाडा में इसको पाया जाता है, ठीक है। और इस प्रधानमंत्री जो है बहुत ज्यादा
शक्तिशाली होता है। ठीक है, कनाडा आदि देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है। और इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लो, प्रधानमंत्री शक्ति सरकार की, यानी प्रधानमंत्री जो है शासित सरकार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इस संसदीय व्यवस्था को पीएम शासित, प्रधानमंत्री शासित सरकार भी बोला जाता है। अब देखिए संसदीय व्यवस्था में बेसिकली क्या होता है बच्चों, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो है अपने आप में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है और उत्तरदायी होती है जो सरकार चलाती है किसके प्रति, संसद के प्रति। यहां ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इसको कैबिनेट सरकार, जिसको कि आइवर जेनिंग्स ने कहा, इसके अलावा उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप और प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहते हैं। जबकि उसको संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में वो क्या होते हैं, विधायिका से कोई संबंध नहीं होता, उसका स्वतंत्र होती है। उसको गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी सरकार भी कहते हैं। ठीक है, लिखो इसको क्या बोला जाता है, गैर उत्तरदायी, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस वाले व्यवस्था में। गैर उत्तरदायी या इसको गैर संसदीय भी बोलते हैं, नॉन पार्लियामेंट्री। ठीक है, या स्वतंत्र कार्यकारी सरकार, स्वतंत्र कार्यपालिका यानी कार्यकारिणी सरकार, लिखो सरकार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसका मतलब समझा दो, कार्यपालिका अपनी नीति। इसमें क्या होता है बच्चों, जो राष्ट्रपति, अभी समझाऊंगा मैं, जो राष्ट्रपति और उसके जो शासन कर रहे हैं उसके साथ, उसको वहां की संसद से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इंडिया में उल्टा होता है, क्योंकि ये लोग तो वहां के मेंबर भी नहीं होते। इंडिया में क्या है, या संसदीय स्वरूप में क्या है, जो सरकार चलाएगा ना वो पार्लियामेंट का मेंबर तो होता है। बिना पार्लियामेंट के मेंबर की कैसे सत्ता चलाएगा, पॉसिबल है नहीं। तो उसी पार्लियामेंट के मेंबर में से जो लोग सत्ता में आते हैं वो एक दूसरे वहां रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट यहां उल्टा केस है, यहां इस प्रकार की चीजें नहीं होती है बच्चों। ये जो सरकार है बच्चों, अमेरिका, ब्राजील, रूस और श्रीलंका जैसे देशों में देखने को मिलती है। एग्जांपल लिख लो, अमेरिका, रूस, ब्राजील, श्रीलंका आदि कर दो, श्रीलंका। ठीक है, इन कंट्रीज में ये पाया जाता है। अब हम इसको वन बाय वन समझेंगे और इसमें क्या, संसदीय सरकार की विशेषताएं लिखो। अब क्योंकि हम लोग संसदीय शासन पढ़ेंगे, हमारे देश में कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो आपको संसदीय सरकार, क्योंकि अगर आपके यहाँ राष्ट्रपति शासन होता है तो आप राष्ट्रपति के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखो संसदीय सरकार की विशेषताएं, संसदीय। और जो मैं बोलूंगा ना छोटी छोटी चीजें उसको नोट करते रहना, क्योंकि हर चीज में लिखाऊंगा नहीं। बच्चे पढ़ने वाले ऐसे ही होते हैं, सर बोलेंगे कुछ कुछ चीजें जो मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, वो खुद ही ब्रैकेट में शॉर्ट नोट बना के लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके समझने के लिए होगा, बार बार आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, संसदीय सरकार की विशेषताएं देखो बच्चों, क्या क्या इस गवर्नमेंट की विशेषताएं होती है। पहला इसमें क्या होता है बच्चों, नामित व वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। इसमें लिखो पहला पॉइंट, नामित व, मैं समझाऊंगा आपको समझना है। ठीक है, मैं लिखूंगा इतना ही, वास्तविक कार्यपालिका, यानी इसमें एक नॉमिनेट होता है, एक वास्तविक होता है। नामित होता है बच्चों राष्ट्रपति, ठीक है, नाम मात्र का मतलब, और वास्तविक होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, पीएम प्लस मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये होती है वास्तविक। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है बच्चों। एक खाली नामित होती है, नाम मात्र की, जैसे राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है राज्य का तो प्रमुख होता है, वो सरकार का प्रमुख नहीं होता है। जो राष्ट्रपति होता है बच्चों, यहाँ पे लिख दो, ये राष्ट्रपति जो होता है किसका प्रमुख होता है, राज्य का, यानी राष्ट्र का प्रमुख, राज्य प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री जो होता है किसका प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। अब देखो ये जो राष्ट्रपति होता है, क्यों मैंने इसको बोला कि नामित होता है, मतलब एक नाम मात्र का कहने का मतलब ये इसीलिए होता है क्योंकि वास्तविक शक्ति संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पे होती है। ये जो निर्णय लेंगे, ये जो परामर्श करेंगे, उसी परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को क्या करना होगा, कार्य करना होगा, और राष्ट्रपति बाध्य होगा। अब राष्ट्रपति को जब प्रधानमंत्री वो उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है, तो फिर फायदा क्या है, वो अपने निर्णय ले ही नहीं सकता। वो तो सरकार का कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा बना रखा है, सरकार के निर्णय के आधार पर ही उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में निर्णय लेने होंगे और उसके लिए बाध्यकारी होगा। अर्थात इसका मतलब है कि आर्टिकल 74 में जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, वो कार्य संपन्न करने हेतु वो राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति उसको बाध्य होगा। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद जो है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 74। और इस मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति को परामर्श देना, राष्ट्रपति को परामर्श। ठीक है, और जब वो राष्ट्रपति को परामर्श दे रहा है, इसी परामर्श पे राष्ट्रपति कार्य करेगा, इसी परामर्श पे राष्ट्रपति कार्य एवं बाध्य, यानी राष्ट्रपति कार्य करेगा और बाध्यकारी है।
कि आपको मंत्रिपरिषद ने जो परामर्श दे दिया आप उसी के आधार पर कार्य करो और आपके लिए क्या होगा, अपने आप में बाध्यकारी होगा। तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, जबकि शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। सिर्फ भारत की नहीं बच्चों, संसदीय व्यवस्था की क्या है, गुण है। पहला लिखा आपने, ठीक है। दूसरा लिखो बहुमत प्राप्त दल का शासन, यानी इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में सेकंड पॉइंट लिखो, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका शासन होता है, ठीक है। यानी जो चुनाव में बहुमत प्राप्त दल का शासन, जो चुनाव में क्या होगा, सबसे ज्यादा सीट लाएगा, अर्थात सबसे ज्यादा सीट का मतलब ये नहीं कि किसी को 100 मिले, किसी को 101 मिले, 101 वाला शासन, ऐसा नहीं। मेजोरिटी जिसको होगी, यानी जो जादुई आंकड़ा है, जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें जो मेजोरिटी है, जितने टोटल सीट है उससे एक अधिक जिस पार्टी को मिलेगा या उससे जितने अधिक मिलेंगे मेजोरिटी से, आधे से अधिक जिसको मिलेंगे, उसका क्या होगा बच्चों, शासन होगा। और इस व्यवस्था का एक और गुण है, लोकसभा का इसमें क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है, यानी लोअर हाउस का क्या हो सकता है, इसमें विघटन हो सकता है। अर्थात लोकसभा में इसमें प्राप्त दल का शासन होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा, ठीक है। बहुमत प्राप्त दल का शासन, बहुमत कहां होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत, ठीक है, यानी कि संसद में बहुमत। अगर संसदीय व्यवस्था पूछेगा तो लोअर हाउस में बहुमत होना चाहिए, ना कि अपर में, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री कौन नियुक्त कर देगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जब मेजोरिटी मिल जाएगी। और अन्य मंत्रियों की कौन करेगा, ये भी राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर, पीएम। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति लिखो, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति को क्या करना होगा, इनकी नियुक्ति करनी होगी, ठीक है। ये इसका सेकंड गुण था, बहुमत वाले प्राप्त दल का क्या होगा, इसमें बच्चों शासन होगा, ठीक है। तीसरा इसका गुण है बच्चों, वो लिखोगे सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। अर्थात जहां संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पर सभी मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। अगला लिखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब जो होगा, साफ साफ लिखा गया है, जो मंत्रिपरिषद होगी बच्चों, मंत्रियों का स्पेशली लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायित्व होगा। और लोकसभा जो होगी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकती है। अर्थात आपने जो काम किए, आपको क्या होगा, संसद, यानी ब्रैकेट में लोकसभा लिख लो स्पेशली, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति होगा, ठीक है, लोकसभा के प्रति। और ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, आर्टिकल 74 कह रहा है कि आपकी मंत्रिपरिषद जो होगी वो किसके प्रति होगी, उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगी। 75 कर दो, 75 लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व इसका होगा। और आपकी, अगर आपने गलत काम किए, आपको विश्वास नहीं हुआ, तो पीएम, लोकसभा जो है लिखो, लोकसभा पीएम व उसकी मंत्रिपरिषद के प्रति, परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। इसका मतलब हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपकी जो सरकार है उस पर किसी को विश्वास नहीं रहा, आपको सत्ता से हटना होगा, तो अविश्वास जो प्रस्ताव ला सकती है वो कौन ला सकती है, मंत्रिपरिषद, लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ ला सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, सामूहिक उत्तरदायित्व दिखता है। आपका मंत्री झूठ बोल रहा है, आपके मंत्री ने गलत आंकड़े दिए, आपके मंत्री ने कोई गलत काम किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संसद से, मतलब लोकसभा में त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी। तो ये भी इस व्यवस्था का क्या एक गुण है। इसके बाद बच्चों राजनीतिक एकरूपता देखने को मिलती है। इसकी एक और गुण है राजनीतिक एकरूपता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लगभग एक विचारधारा के लोग सरकार में आते हैं। एकरूपता, एक विचारधारा के लोग सरकार में आएंगे तो उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, पॉलिटिकल विचारधारा है, एक समान रहेगी। तो इस व्यवस्था में देखने को ये मिलता है, यानी राजनीतिक एकरूपता भी संसदीय शासन व्यवस्था की क्या है बच्चों, विचारधारा है। इसके अलावा दोहरी सदस्यता, मंत्रियों की दोहरी सदस्यता होती है। देखो कैसे मंत्रियों की दोहरी सदस्यता होती है बच्चों, देखो ऐसे लिखो, अगला व्यवस्था दोहरी सदस्यता। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, दोहरी सदस्यता का मतलब होता है जब कोई सत्ता में आता है बच्चों, यानी कोई सरकार बनाता है, तो जो मंत्री होता है बच्चों, विधायिका व कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, देखो जो मंत्री बन गया कोई, वो विधायिका, क्योंकि पहले चुन के आएगा, वो चुन के आता है, आपको तो पता है ना, विधायिका
वो कार्यपालिका, फिर सत्ता में आ गया तो सरकार बना दिया तो मंत्री बन गया तो कार्यपालिका का सदस्य, यानी मंत्री जो होगा विधायिका वो कार्यपालिका का क्या होगा, सदस्य जो होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि पहले चुनाव जीत के तो आओगे ना, अगर बाई चांस आपने चुनाव नहीं जीता है और आप मंत्री बन गए तो 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 माह के अंदर आपको चुनाव जीतना पड़ेगा, 6 माह के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बना होगा मंत्री इसका सदस्य और बिना सदस्य बने इसको मंत्री बना दिया तो 6 माह के अंदर इसको सदस्य बनना पड़ेगा। ये भी इसकी क्या है बच्चों, विशेषता है। ठीक है, अगला देखना, इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, यानी सरकार का में नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है संसदीय व्यवस्था में किसके गुण कौन से हैं कौन से नहीं है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बच्चों, निचले सदन का विघटन, यानी इसमें क्या होता है, जो निचला सदन है, निचले सदन का विघटन होता है, यानी भारत में निचला सदन कौन हुआ, लोकसभा हुआ। ठीक है, इसको विघटित किया जा सकता है और विघटन कौन करेगा, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति। अगर कभी आता है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है तो आप लिखोगे राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति। अगर किसी पार्टी ने बहुमत खो दिया है, चुनाव से पहले उसको विघटित करना है 5 साल से पहले, तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसमें गोपनीयता के लक्षण दिखते हैं, यानी इसमें जो है कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती हैं, गोपनीयता, क्योंकि जो मंत्री हैं आपके, वो मंत्री क्या करते हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं और वो अपनी नीतियां, उनकी प्लानिंग के बारे में ऐसी चीजों को बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट का निर्णय ही होता है, तो इसमें गोपनीयता की क्या ली जाती है, शपथ ली जाती है। ये था आपका संसदीय सरकार की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं बताई मैंने आपको, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि इस वाली जो व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंध देखने को मिलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व मिलता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्य होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, लोकसभा का निचले सदन का विघटन होता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति शासन की क्या विशेषताएं हैं, जब इसकी पता चल गई तो इसके जस्ट एंटी होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में आप देखोगे ऐसा नहीं है, वहां ये है संसदीय सरकार की विशेषताएं। अब देखना राष्ट्रपति सरकार की पॉइंट लिखूंगा मैं। ठीक है, लिखो राष्ट्रपति सरकार की विशेषताएं, राष्ट्रपति सरकार की विशेषताएं। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, पहला देखना बच्चों, राष्ट्रपति राज्य व राष्ट्र का प्रमुख होता है। लिखो राष्ट्रपति राज्य व सरकार का प्रमुख। भारत में उल्टा है, देखा आपने, भारत में क्या है, राष्ट्रपति सरकार राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। लेकिन अमेरिका में जहां राष्ट्रपति शासन हुआ, दोनों क्या होता है अपने आप में, सरकार का प्रमुख और राष्ट्र का प्रमुख दोनों ही कौन होगा, अपने आप में राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पता होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपका पता होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों राष्ट्रपति को निश्चित कार्यकाल हेतु निर्वाचित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो है एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए नियुक्त होता है और वो टाइम पीरियड है 4 वर्ष। ठीक है, जैसे अमेरिका में, और उस 4 वर्ष के बाद उसका 2 बार वहां पे इलेक्शन होते हैं अमेरिका में, हालांकि तो कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने पर ही उसको हटाया जाता है। ठीक है, लिखो राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त, राष्ट्रपति निश्चित कार्यकाल हेतु नियुक्त होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका, और कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस का मतलब पार्टी से नहीं है, ठीक है, वहां की संसद को कांग्रेस बोलते हैं, अमेरिका की संसद कांग्रेस कहलाती है, कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य करने पर ही हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है, कार्य पर ही हटाया जाएगा, हटाया जा सकता है। ठीक है, वरना नहीं हटा सकते हैं राष्ट्रपति को, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखना बच्चों, राष्ट्रपति जो है बच्चों कैबिनेट और छोटी इकाई की सहायता से शासन करता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री जो है अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति किसकी सहायता से, इसके कुछ एक्सपर्ट होते हैं बच्चों, भारत की तरह नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। तो राष्ट्रपति जो होता है बच्चों वो कैबिनेट या छोटी इकाई की सहायता से शासन करता है। ठीक है, तो लिखो राष्ट्रपति कैबिनेट ऑब्लिक छोटी इकाई की सहायता से शासन करता है। अब आप कहोगे ये क्या है, भारत की तरह नहीं होता है बच्चों की ये संसद के सदस्य कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। वो राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ विशेष एक्सपर्ट, कोई डिफेंस का एक्सपर्ट होगा, कोई इंटरनेशनल इश्यूज का एक्सपर्ट होगा, कोई फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट होगा, कोई अपने आप में स्पेस का एक्सपर्ट होगा,
जो अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी, उनको अपने कैबिनेट में लाते हैं। यहाँ की तरह थोड़ा ना कि कोई भी कैबिनेट मेंबर बन जाए, वहां राष्ट्रपति क्या करता है, खुद ही नियुक्त करता है, जो कि परामर्श देते हैं। गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, इनका कोई निर्वाचन चुनाव नहीं होता, चयन इनका राष्ट्रपति करेगा, उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति होगा, हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। देखो ये जो कैबिनेट होते हैं परामर्श हेतु होते हैं, ठीक है। किसको परामर्श देंगे, राष्ट्रपति को। ये गैर निर्वाचित होते हैं बच्चों, इनको चुनाव नहीं होता है। गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं बच्चों, एक्सपर्ट होते हैं, लिखो विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग मामलों के। इनको राष्ट्रपति ही हटाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इनको हटा सकता है। और उत्तरदायी भी किसके प्रति, राष्ट्रपति। किसके प्रति होंगे, उत्तरदायी राष्ट्रपति के प्रति। लिखो हटा कॉमा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी लिखो, के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन, ये कैबिनेट, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति व सचिव जो होते हैं बच्चों, कांग्रेस के प्रति, वहां की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। लिखो राष्ट्रपति प्लस सचिव कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं। भारत में उल्टा है, देखा आपने, यहां उत्तरदायी होते वहां नहीं। कांग्रेस मतलब वहां की सदन, उत्तरदायी नहीं, यानी कहीं ना कहीं वहां के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना आपको। और नहीं सत्र में भाग लेते हैं, ना कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं, ठीक है। नहीं कॉमा सत्र में भी भाग नहीं लेते, सेशन चलते हैं ना वहां, सत्र में भाग नहीं लेंगे, कॉमा कांग्रेस के सदस्य भी नहीं। कांग्रेस मतलब वहां की सदन, यानी कांग्रेस के भी सदस्य नहीं है, ना वहां के सेशन में भाग लेते हैं, न ही वहां सत्र में भाग लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये इस प्रकार के थे। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है बच्चों, जो वहां का लोअर हाउस है, उसका विघटन नहीं कर सकता। भारत में था ना अभी, राष्ट्रपति विघटन कर सकता है, वहां नहीं कर सकता। तो लिखो राष्ट्रपति निम्न सदन का विघटन नहीं कर सकता। निम्न सदन का विघटन राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति, ब्रैकेट में लिखो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो है वहां के निम्न सदन का विघटन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके अलावा शक्ति विभाजन का वहां सिद्धांत पाया जाता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन का सिद्धांत, वहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहां कार्यपालिका की अपनी शक्तियां हैं, वो यूज करे, विधायिका की अपनी शक्तियां हैं, रिस्पॉन्स यूज करे, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां, सबको विभाजित किया गया, सबको अपने अपने पावर दिए गए, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। संसदीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन तो है, लेकिन न्यायपालिका को जहां लगेगा संसद ने गलत कर दिया, न्यायपालिका हस्तक्षेप कर देगी। संसद भी कई तरीके से न्यायपालिका पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कार्यपालिका जो है स्वतंत्र है, लेकिन विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है। तो यहां वहां ऐसा नहीं चलता, वहां सबके अपनी शक्ति के क्या है, सिद्धांत विभाजित किए गए हैं, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। ये था इसका। अब लिखो संसदीय व्यवस्था के गुण, आखिर संसदीय व्यवस्था में क्या गुण है वो हमने देखना। एक सिंपल पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। संसदीय व्यवस्था के गुण, यानी क्या आखिर संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें क्या क्या गुण अपने आप में देखने को मिलते हैं, वो आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। पहला लिखो आप, विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, ये है, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो आपके विधायिका है, संसद है, वो कार्यपालिका, दोनों एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहीं पे चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद कोई भी चीज अगर कार्यपालिका कर रही है, बताएगी, उसका सपोर्ट लेगी, उसको विश्वास में लेगी, तभी तो काम कर पाएगी ना। तो कहीं ना कहीं सामंजस्य उन दोनों के बीच देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें बच्चों उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार। ऐसा क्योंकि प्रधानमंत्री अकेला नहीं है बच्चों, उसके साथ उसकी मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से वो जिम्मेदार होते हैं। तो वो प्रधानमंत्री अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से ही वो कोई डिसीजन लेते हैं। यानी कलेक्टिव रूप से इसमें आप कहीं ना आप क्या करोगे, उत्तरदायी देखने को मिलोगे। अगर कुछ भी अगर आप करोगे तो आपको अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें निरंकुशता की कमी होती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन में निरंकुशता
की कमी देखने को, निरंकुशता नहीं देखने को मिलती इसमें, ठीक है। बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वरना इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग इसके मंत्री, इसके सहायक होते हैं, किसके, प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री जो भी करेगा अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा, यानी निरंकुशता का इसमें प्रतिषेध होता है। इसमें वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है बच्चों, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था लिखो, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। इसका मतलब हुआ कि कभी अगर अपनी सत्ता खो बैठे, जो सत्ता में बैठे हैं, तो विपक्ष तैयार रहता है सरकार बनाने के लिए। यानी अगर जिस पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया तो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो विपक्ष का नेता है उससे ही कहेगा कि आइए भाई आप अपने सरकार बनाने के लिए दावा पेश कीजिए, मेंबर चाहिए। इसीलिए एक व्यक्ति थे बच्चों, उनका नाम था डॉक्टर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स। उनने विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है कहा था, ठीक है। देखो संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री, वैकल्पिक प्रधानमंत्री ये कहा था डॉक्टर जेनिंग्स ने, आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि क्या होता है वैकल्पिक प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर वो सत्ता खो बैठेंगे तो विपक्ष वाले को मौका मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व होता है बच्चों, बहुत बड़े स्तर पे, क्योंकि इसमें पूरे देश के अलग अलग भागों से लोग चुन के आते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें क्या होता है व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। ये भी आप लोग क्या करोगे ध्यान में, प्रतिनिधित्व, व्यापक प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसके कहते हैं बच्चों गुण थे। और इसी प्रकार के इसमें कुछ कमियां भी होंगी। संसदीय व्यवस्था के दोष लिख लो अगला हेडिंग इसी में, ठीक है। मैं सिंपल से आपको पॉइंट वाइज करा देता हूं, ज्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। संसदीय व्यवस्था के दोष लिखो, यानी क्या क्या इसमें कमियां हैं, ठीक है। संसदीय व्यवस्था के दोष लिखो। पहला इसमें जो कमी आती है बच्चों वो ये आती है कि इसमें अस्थिर सरकार बनती है, यानी कभी भी सरकार गिर सकती है, जबकि राष्ट्रपति शासन में ऐसा, राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां तो अपने सचिवों की सहायता से शासन कर रहा है। लेकिन इसमें तो पूरे अस्थिर सरकार, क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद जब उनके मनपसंद की नहीं हुई चीज, सरकार क्या हो सकती है, अस्थिर हो सकती है, सरकार गिर सकती है, ठीक है। नीतियों की निश्चितता का अभाव है बच्चों, जो नीतियां बन रही है पॉलिसी वो चलेंगी नहीं चलेंगी उसका अभाव है, नीतियों की निश्चितता का अभाव। कैसे, क्योंकि अभी देखो इसमें कार्यकाल फिक्स होता है सरकार का। कोई सरकार अगर कोई पॉलिसी अभी लेके आ रही है, हो सकता है कल के दिन वो जो पॉलिसी है वो दूसरी सरकार के आते ही खत्म कर दी जाए, तो कोई परमानेंट निश्चित नीतियां बनना इसमें बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की भी इसमें निरंकुशता देखने को मिलती है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल बहुत पावरफुल होती है बच्चों, मंत्रिमंडल, और अपने मन से कोई भी काम वो करने को तैयार रहती है। तो इसमें ये संभावनाएं रहती है कि मंत्रिमंडल अपनी मनमर्जी से कार्य करे, ये भी इसमें क्या है कहीं ना कहीं दोष है। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है ये शासन व्यवस्था, हालांकि लेकिन एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करती है। चेक एंड बैलेंस, यानी ये ऐसा भी नहीं करने देगी कि कोई भी अपने मन का करे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध, ठीक है। क्योंकि देखो अगर विधायिका को कोई शक्ति दी है तो उसमें न्यायपालिका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करती है, न्यायपालिका को कोई काम दिया है तो उसमें कार्यपालिका विधायिका हस्तक्षेप कर देती है, तो उसके विरुद्ध है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसमें अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन भी होने की संभावना रहती है, ठीक है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार संचालन की संभावना, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार संचालन की संभावना, क्योंकि अमेरिका वगैरह में देखोगे उस विभागीय सचिव होते हैं, मैंने कहा ना एक्सपर्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है ऐसे लोग भी मंत्री बन जाते हैं जिनको कोई विशेष अपने क्षेत्र का क्या होता है नॉलेज नहीं होता। और विशेष नॉलेज नहीं होगा तो अपने आप में ये मान के चलिए आप लोग क्या विशेष नॉलेज न होने के कारण में उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जबकि यूएसए वगैरह में जहां सरकार की राष्ट्रपति सिस्टम है वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब बच्चों मेन चीज लास्ट में आता है, लास्ट पॉइंट, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया, यानी भारत ने आखिर संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया, मेन क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। लिखो संसदीय व्यवस्था स्वीकार क्यों, संसदीय व्यवस्था स्वीकारी क्यों, आखिर आपने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार क्यों किया। पहला कॉज तो था बच्चों क्योंकि हम ब्रिटिश में इतने साल तक हम ब्रिटिश के अंडर रहे, तो हमारी जो व्यवस्था के निकट था
व्यवस्था के निकट। इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम लंबे समय तक ब्रिटिश के अधीन रहे और उन्होंने हमें एक लंबा अनुभव दिया संसदीय शासन व्यवस्था का, ब्रिटिश रूल के तहत हमने ये चीजें सीखी और वहीं से हमने इसको क्या लिया, गेन किया। ठीक है। दूसरा, इसमें उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें, उत्तरदायित्व को वरीयता। ठीक है। किसके कंपैरिजन में वरीयता, स्थायित्व के कंपैरिजन में, स्थायित्व से। ठीक है। यानी वहां तो क्या होता है, सरकार गिरने का डर नहीं रहता, लेकिन वहां पर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन यहाँ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया बच्चों, फोकस किया। ठीक है। अगला, इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता होती है, यानी विधायिका व एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता थी, इसीलिए। ठीक है। लिखो, वहां बहुत लड़ाई होती है उनकी, विधायिका व कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता थी। अब अमेरिका वगैरह में देखोगे तो वहां बहुत टकराव होता है, आवश्यकता, लेकिन वो वहां सुनते नहीं है। ठीक है। अलग, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन बना के काम करना होता है और भारतीय समाज की प्रकृति के अनुरूप, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ग के लोग सिस्टम जो अपना रखा वो ब्रिटेन से अपनाया, ब्रिटिश संसदीय सिस्टम से। तो ब्रिटेन और हम में कुछ अंतर है या नहीं है, बिल्कुल है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में बच्चों संसद, जबकि भारत की संसदीय व्यवस्था में संसद संप्रभु नहीं है। यहाँ पर संविधान सर्वोच्च है, यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यहाँ मौलिक कर्तव्य हैं, सब चीज है। ब्रिटेन में तो संसद ने जो कह दिया वही क्या है, अपने आप में सब कुछ है। दूसरा, ब्रिटिश जो व्यवस्था है वहां पे गणतंत्र अपनाया गया है, यानी रिपब्लिक, अर्थात जो राज्य का प्रमुख होगा बच्चों वो क्या होगा, अपने आप में निर्वाचित नहीं होगा, वंशानुगत होगा। लेकिन गणतंत्र व्यवस्था नहीं है, सॉरी, भारत में गणतंत्र है, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में राजशाही है। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था, ब्रिटेन में राजशाही है, अर्थात वहां राज्य का प्रमुख जो है निर्वाचित नहीं होता, वो वंशानुगत होता है। जबकि भारत में गणतंत्र अपनाया गया, अर्थात राज्य का प्रमुख जो होगा अपने आप में क्या होगा, निर्वाचित होगा। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, भारत में जो है बच्चों संसद का सदस्य बन के ही लोग मंत्री बन सकते हैं। अगर संसद का सदस्य नहीं बनोगे 6 माह के अंदर आपको संसद का सदस्य बनना होगा। जबकि ब्रिटेन में कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, बिना संसद के सदस्य बने वहां पर क्या बन जाता है, मंत्री बनता है। इसके अलावा ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों, शैडो कैबिनेट पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन एक बार आया था, किसी देश में जो है छाया कैबिनेट देखने को मिलती है, शैडो कैबिनेट। ये क्या होता है बच्चों, ब्रिटेन में देखने को मिलती है। इसमें क्या होगा, विपक्ष भी अपनी एक सरकार चलाता है। जैसे कोई ए पार्टी है, ये सत्ता में चल रही है, इसी के पैरेलल बी पार्टी भी अपना एक सत्ता चलाती है, वो अपनी नीतियां बनाती है, अपना प्रधानमंत्री बनाती है। वो दिखेगा नहीं सत्ता में, लेकिन अंदर अंदर ही वो अपने आप में क्या करती है, इस प्रकार की चीजें वो करती है। ठीक है, छाया कैबिनेट वहां देखने को मिलता है। ये था आपका बच्चों आज का एक टॉपिक, जिसमें मैंने आपको सरकार की प्रणाली बताई। आप इसको रिवाइज करना, आपकी इजीली ये समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।